वेलकम बैक बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स के, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। ये क्लास 12 का एक टॉपिक है। इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जिनको आज हम लोग करेंगे और कैसे किया जाएगा इनको, उस मेथड को पढ़ेंगे। उन मेथड्स को और गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले इनसे रिलेटेड कुछ टूल्स हम बताएंगे। उन टूल्स को पढ़ना पड़ेगा और उनका यूज़ करके आगे थ्योरम को अप्लाई करा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एक टूल है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है पहले इसके बारे में समझेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक ये दो वर्ड से बना हुआ है, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में बताया जाएगा। कहीं से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से पास होती है, हमें पता है कि जहाँ पर प्लस चार्ज होता है उस प्लस चार्ज से निकलती हुई, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाई देती है। और ये किधर की तरफ जाती हैं, जिधर माइनस चार्ज होता है। तो ये एक हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी कि इधर पॉजिटिव चार्ज है और उधर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब अगर इनके पाथ पे कोई एक सरफेस एरिया कवर कर दे कुछ इस तरह से, तो इस सरफेस एरिया से ये पास होती हुई दिखाई देंगी कुछ ऐसे। इसके अंदर से पास होती हुई दिखाई देंगी। तो अब ये जो लाइंस इस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली जो भी पास होंगी उन्हीं को कहा जाएगा कि ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब अगर यहाँ पर ये चार की चारों लाइन सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए पास हो रही हैं, यानी कि सरफेस के नॉर्मली पास हो रही हैं, तो इन्हीं लाइंस को बोला जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो दैट इज, यहाँ पर अगर चार लाइनें पास हो रही हैं तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज फाई, और ये इलेक्ट्रिक है तो इसके लिए ई लगा देते हैं यहाँ पर, फाई ई। समझ में आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में अब ये जो एंगल बनानी है सरफेस से, तो ये सरफेस से कैसे एंगल बनाएंगे। सरफेस का मतलब एरिया। अब एरिया के बारे में अगर पढ़ा जाए तो अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट इस चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलेगा कि एरिया भी वेक्टर होने लगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एरिया इज स्केलर एज वेल एज ये वेक्टर भी होगा। यहाँ पर ऐसी क्वांटिटीज जो स्केलर और वेक्टर दोनों होती हैं, इन क्वांटिटीज को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटीज। तो एरिया एक टेंसर क्वांटिटी है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ क्वांटिटीज को वेक्टर बना सकते हैं, जैसे कि अभी एरिया को बनाने जाएंगे, तो ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं टेंसर। अब यहाँ पर देखा जाए कि एरिया क्या होता है। अब यहाँ पर एरिया एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, इसको बोला जाएगा एरिया वेक्टर। बस कुछ नहीं, बस ए के ऊपर एक वेक्टर का सिंबल लगा देंगे, यही कहलाएगा एरिया वेक्टर। अब ये एरिया वेक्टर को अगर हमें बनाना हो डायरेक्शन, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता है एरिया क्या होता है, इसकी डायरेक्शन को अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। हम कुछ यहाँ पर एरियाज बना रहे हैं, जैसे एक क्लोज्ड सरफेस एरिया है, एक कर्व सरफेस एरिया है ये, और ये एक और बंद सरफेस एरिया। रूल ये है कि अगर कोई कर्व सरफेस एरिया है, जैसे कि ये दिख रहा है एक सर्कल या एक स्फीयर, तो इससे अगर जो हम इसके एरिया का डायरेक्शन बताएंगे तो इसका एरिया हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस होगा, और वो हमेशा सरफेस से नॉर्मल रहेगा। मतलब ये सरफेस से अगर नॉर्मल है तो सर्किल या स्फीयर के बारे में पता होगा कि ये सेंटर से पास होती हुई लाइन होगी। मतलब यहाँ कहीं सेंटर है अगर इसका, तो इससे ये जो पास होती हुई लाइन बनाई है यही इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर हम इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे तो इससे अवे राइट साइड भी बना सकते हैं, इससे अवे लेफ्ट साइड भी बना सकते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अब एक क्लोज सरफेस की बात करते हैं। जैसे ये क्यूब बनाया हमने, तो एक क्यूब में 6 सरफेसेस होती हैं, सभी को पता है। अब अगर इसकी अपर सरफेस की बात करें जो ऊपर की तरफ दिख रही है, इसका अगर एरिया वेक्टर पूछा जाए तो हमेशा इससे अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एरिया वेक्टर अंदर की तरफ हो,
क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा अवे फ्रॉम द सरफेस रहेगा और सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए होगा। तो ये सरफेस है, इससे 90 डिग्री बनाते हुए ये डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की। समझ में आया? अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम कंबाइन करें तो अब दोनों के बीच का कुछ एंगल का फॉर्मेशन बना सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये कोई सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर अभी देखा हम लोगों ने ऐसे परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। अब इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ऐसे करके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ एंगल बना रही होंगी यहाँ से, जो कि एरिया वेक्टर से बनना होगा। मान लेते हैं वो थीटा एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर वो किसी भी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के पर किसी एंगल पर होती है तो ऐसे में उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अगर ई के दो कंपोनेंट करे जाए यहाँ पर, तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा इसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। अब जो एंगल के तरफ वाला होता है हॉरिजॉन्टल, उसको कहते हैं कॉस कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो दिस इज कॉल्ड ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। तो अब अगर पूछा जाए कि सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए कौन सी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जा रही हैं, तो वो होगा ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा। तो आंसर होना चाहिए ई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ई कॉस थीटा ए की डायरेक्शन में है और ए यहाँ पर सरफेस से 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ई कॉस थीटा भी 90 डिग्री होगा। मतलब ई कॉस थीटा इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस यही चीज समझाना चाह रहे थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस which passes through the surface perpendicularly or normally। ओके, इसको लिख देते हैं हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the number of electric lines of forces passing through any surface normally। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे आते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लेंगे। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से इसकी वैल्यू निकालने की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ई ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। क्योंकि अभी देखा था ई कॉस थीटा जो था वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा था और ए एरिया वेक्टर था। अब अगर जो दो वेक्टर क्वांटिटीज कॉस थीटा के साथ में मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर वेक्टर पढ़ा हुआ है सभी ने तो ये हो जाएगा ई डॉट ए। और डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। यानी कि जो इसका आंसर आ रहा है, ये जो फाई ई है, ये दो वेक्टर के प्रोडक्ट से बना है, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रहेगा। साथ ही साथ में अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो वेबर होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है, इसको भी लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरम को पढ़ने के लिए एक और टॉपिक है, या कह सकते हैं एक और फिनोमिना है, जिसको जब पढ़ेंगे तभी गॉस थ्योरम कर पाएंगे। तो उस टॉपिक का नाम है गॉसियन सरफेस। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। कोई भी सरफेस अगर हम उसको कवर करना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक रॉड है, रॉड कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। अगर हमें उसको कवर करना हो
तो उसका कवर भी कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। एक हमारे पास कोई पॉइंट है या कोई स्फेयर है, अगर हमें इसको कवर करना होगा तो इसका कवर कैसा होगा, एक स्फेयर ही होगा। ऐसा तो नहीं है इसको सिलेंड्रिकल में रखेंगे, है ना। इसी तरह अगर हमारे पास कोई शीट है तो उसका क्या कवर होगा, तो उसको भी कहें देखा जाएगा यहाँ पर। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो किसी सरफेस को कवर करता हुआ बनाया जाए। मतलब एक तरह से ये इन्वेलप है, कह सकते हैं, लिफाफा होता है, लिफाफे में क्या करते हैं, किसी चीज़ को रख सकते हैं, वैसे ही ये भी एक इन्वेलप है, यानी कि एक ऐसा सरफेस जो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ को कवर करे। ओके, तो इट इज एन इमेजिनरी सरफेस covering any object or other surface। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गॉसियन सरफेस के पूछा जाए तो कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है या कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और पूछा जाए कि इसको हमें कवर करना है तो इसका गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सिंपल सी बात है, पॉइंट को अगर हम बड़ा करते जाएं, जैसे इसी पॉइंट को बड़ा करते जाएं, देखो बड़ा करते जा रहे हैं, तो ये पॉइंट का शेप कैसा मिलेगा, स्फेयर मिलेगा। तो यानी कि अगर हमें इसको बंद करना हो, इस पॉइंट को कवर करना हो, तो इसका जो सरफेस होगा वो भी स्फेरिकल होगा। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए अगर हमें कोई सरफेस बनाना होगा तो वो स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब इसका सरफेस बनाएंगे तो कुछ ऐसे, ये सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब एक बॉल जैसे होती है उस तरह, तो इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा ये। अब क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस। तो मतलब इसको जब भी बनाएंगे तो डॉटेड लाइन से बनाएंगे, तो डॉटेड बना देते हैं इसको। तो दिस इज गॉसियन सरफेस। ओके, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस तरह से है, इसको लेंथ भी कह सकते हो या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। अब अगर हमें इसको कवर करना हो तो कवर करते हुए इसका कवर भी ऐसा ही होगा। क्या ये कवर ऐसा होना चाहिए या किसी और शेप में होना चाहिए? अगर किसी को लगता है कि इसका कवर किसी और शेप में होना चाहिए तो वो कमेंट में अपना सजेशन लिख सकता है। ओके, एक और बना करके देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई शीट है, शीट का मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे पेपर है। अब इस पेपर को हमें कवर करके ले जाना है। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर रखा हुआ है, देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक शीट है पेपर की, ठीक है, इसको अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, दिख रही होगी सबको, तो कैसे ले जाते हैं? ऐसे फोल्ड करके ले जाते हैं, या जैसे अभी हम करने जा रहे हैं वैसे। सभी लोग ऐसे ले जाते हैं। और जैसे ही इसको कवर करा, अब अगर इसको कवर बनाना हो इसका, तो ये किस शेप में है? सभी को दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में है। बात समझ में आई? मतलब ये है कि अगर हमें कोई शीट को कवर करना होगा तो इसको रोल करा जाएगा, और रोल करके वो शेप कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। तो अगर हम इसको रोल करते, तो जैसे अभी हमने रोल करके दिखाया उसको, तो इसका शेप एक सिलेंड्रिकल बनेगा, कुछ ऐसे। वो सिलेंडर दोनों तरफ निकल के आएगा इसके, बताइए, ठीक है ना। ये इसको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो एक शीट लीजिए और इस शीट को इस तरह से रोल करके देख सकते हैं। ओके, दिस इज सिलेंड्रिकल। ओके, ये एक ऐसे शीट थी, इसको जब हमने रोल किया तो रोल करने के बाद में ये एक ऐसा सिलेंडर बन गया। वही सिलेंडर देखो मैंने बनाया यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो ये तीन टाइप के गॉसियन सरफेस हम लोग को पढ़ने हैं, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे।
ओके, तो अब गॉसियन सरफेस के बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद गॉस थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्चुअली सभी ने अगर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा इस बुक का, तो उसमें एक थ्योरम है इससे पहले में जिसका नाम है कूलम्स लॉ। तो उस कूलम्स लॉ में इस चीज़ को पढ़ा होगा, बट क्योंकि अभी वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहीं बढ़ा देते हैं। क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारे पास रॉड है, और रॉड कैसी होती है, सिलिंड्रिकल, और इसको हम चार्ज देना चाहें, इसकी लेंथ है L, और इसको हमने Q चार्ज दे दिया प्लस Q चार्ज। अब अगर पूछा जाए कि इस रॉड पर कितना चार्ज है, तो देखो टोटल चार्ज तो Q ही है, बट अगर हम पूछें कि इतनी लेंथ में कितना चार्ज है, तो वो नहीं बता सकते कि ये टोटल Q होगा। क्यों? क्योंकि जब Q चार्ज दोगे तो ये तो पूरी लेंथ में डिवाइड हो जाएगा ना, ऐसे करके ऊपर से नीचे तक, और जब पूरी लेंथ में डिवाइड हो जाएगा तो हम छोटी सी लेंथ में अगर चार्ज निकालने जाएंगे तो क्या वो टोटल चार्ज की वैल्यू होगी? तो आंसर होगा नहीं। तो ऐसे के लिए ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो सिंपल सी बात है, Q चार्ज को L लेंथ में डिवाइड किया है। तो जैसे छोटे क्लासेस में करते हैं कि कुछ चीज़ों को कुछ लोगों में डिवाइड करना है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि चार्ज Q को L लेंथ में डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दोगे। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं। तो ये चार्ज लेंथ में डिवाइड हो जाएगा, इसी को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, जो वेवलेंथ वाला लैम्डा सिंबल होता है वही। चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज को Q से लिख रहे हैं और लेंथ को L से लिख रहे हैं, तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू लैम्डा L। तो जब भी चार्ज किसी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पर टोटल चार्ज की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा L हो जाएगी। यहाँ पर जो लैम्डा है इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, सरफेस नहीं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यही कहलाएगा हमारा Q नेट भी, जब भी कभी लेंथ में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब आते हैं दूसरे सरफेस पे। अब पढ़ते हैं अगले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसका नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मतलब एरिया। तो अगर अभी पहले पढ़ा लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों में होगा। जैसे ये हमारे पास कोई लैमिना है, इसकी लेंथ है L, ब्रेथ है B। तो अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, इसको A से लिख लें। अब अगर इसको Q चार्ज दिया जाता है प्लस Q चार्ज दे दिया, तो ये चार्ज लेंथ में भी जाएगा, मतलब कुछ ऐसे। अब ऐसा तो नहीं है चार्ज खाली लेंथ में जाएगा, ये ब्रेथ में भी तो जाएगा, ऐसे। मतलब पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एरिया अगर A है तो Q को A से डिवाइड कर दो, तो यही कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सिग्मा, सम वाला सिग्मा नहीं, सिग्मा मतलब Q अपॉन A। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q हो जाएगा सिग्मा A। तो टोटल चार्ज जो होगा किसी भी सरफेस पर वो सिग्मा इंटू A करके लिखा जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। ओके, अब बात आती है गॉस थ्योरम पे, जो इस
क्लास का मोटिव था, हमें गॉस थ्योरम पढ़ना था। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं कि क्या होता है। स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम एक बंद सरफेस ले लें, और वो बंद सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्फेरिकल हो या कोई रेगुलर शेप हो। तो हमें क्या हम करते हैं, कोई भी एक बंद सरफेस ले लेते हैं और वो उसका कोई शेप नहीं है, कोई भी इरेगुलर शेप हो सकता है, बस ये क्लोज्ड होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, अब इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस रख दिए हमने, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस इस सरफेस के अंदर बंद है। कुछ इसमें से प्लस है, कुछ माइनस है। अब अगर हम नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, वो अगर Q नेट निकाला जाए तो सिंपली क्या होगा, सबको ऐड कर लेंगे, मतलब प्लस Q1 प्लस Q2, Q3 माइनस में है तो प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। तो ये जो चार्जेस का सम है यही आएगा टोटल चार्ज। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो प्लस चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, तो इन सभी चार्जेस से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ ऐसे निकल रही होंगी और माइनस की तरफ आ रही होंगी, ऐसे प्लस से निकल रही होंगी। तो यानी कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही हैं या अंदर की तरफ जा रही हैं, तो कुछ फ्लक्स भी तो पास हो रहा होगा इनसे, कुछ फ्लक्स बाहर जा रहा होगा और कुछ फ्लक्स अंदर आ रहा होगा। दैट इज फ्लक्स एंटरिंग एंड फ्लक्स एग्जिटिंग। तो अब ये फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यही गॉस थ्योरम बताती है। तो गॉस थ्योरम ये बताती है कि जो नेट फ्लक्स यहाँ से पास होता है, टोटल फ्लक्स, यानी कि अगर हम फाई टोटल लिखे हैं इसका, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी कि 1 एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट, जो अभी क्यू नेट निकाला है उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो वो टोटल फ्लक्स के बराबर आता है। यही है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is 1 epsilon naught times the net charge enclosed in it। इसके स्टेटमेंट है और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बस यही कहलाता है इसका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो इसको नोट कर लिया, तो ये रहा हम लोग का गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो भी आगे की एप्लीकेशंस हैं उनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग गॉस थ्योरम के जो स्टेटमेंट है और जो चीज़ें आज मैंने बताई हैं इसको रिवाइज करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।